ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस प्रिंसिपल्स इनका हमारा लास्ट पार्ट है और इस के लास्ट में आपको कुछ एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे 20-30। उसके बाद एक पार्ट एमसीक्यूज का फिर और आएगा जैसे टॉपिक ख़त्म हो गया। तो मैं लास्ट वीडियो में विंडो ड्रेसिंग की बात कर रहा था क्योंकि विंडो ड्रेसिंग कन्वेंशन से रिलेटेड ही एक टॉपिक है। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना। जब अकाउंट्स में आप कुछ छेड़खानी करके उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, गलत जानकारी देने की कोशिश करते हैं, गलत अकाउंट्स को दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब प्रॉफिट बढ़ा के और लॉसेस एक्सपेंसेस कम करके जब दिखाते हैं तो उसे कहते हैं अकाउंट्स मैनिपुलेट करना। या फिर आप मेकअप ऑफ अकाउंट्स, आप अकाउंट्स को ज़बरदस्ती बना रहे हैं, ज़बरदस्ती उनको अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉफिट या इनकम्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी को भी विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं तब अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक मोहल्ले से निकल रहा हूँ और वहाँ पे घर है, उसके दूसरे मंजिल में एक बड़ी सी खिड़की है। अगर मैं बात करूँ तो जैसे डोरेमोन में होता था, जहाँ नोबिता रहता था, वो परफेक्ट एग्जाम्पल इसका है। तो मान लो वो जो खिड़की है, अगर आप बात करोगे, उस खिड़की में एक शानदार सा पर्दा लगाया हुआ है, बहुत महंगा पर्दा लगाया हुआ है। उस पर्दे को जब भी हम देखते हैं तो हमें लगता है कि घर अंदर से बहुत ही शानदार होगा, वेल फर्निश्ड होगा बिल्कुल, और एक महंगा घर, सारी चीज़ें वहाँ बहुत अंदर अच्छी दिखेंगी आपको। लेकिन असल में वो जो घर है अंदर से बिल्कुल कहानी खत्म है उसकी, वेल फर्निश्ड नहीं है, पेंट नहीं हुआ है, सामान ऐसे ही फेंका हुआ है। इसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग करना। जैसे विंडो ड्रेसिंग हम घर में भी करते थे ना बचपन में, जैसे कोई रिश्तेदार आने वाले, दोस्त आ गए, तो हमने अगर अपने बेड में बहुत सारी चीज़ें फेंकी हुई है, पहले जब चारपाई हुआ करती, चारपाई में फेंकी हुई है, तो उन सारे सामान को उठा के चारपाई के नीचे डाल दिया कि दिख थोड़ी रहा है, आ गया। यही विंडो ड्रेसिंग है। विंडो ड्रेसिंग मतलब आप अपनी विंडो को इस तरीके से महंगे पर्दे से लगाएं कि अंदर की खामियां ना दिख सके। तो हम अकाउंट्स में भी ऐसी विंडो ड्रेसिंग करते हैं, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक अकाउंटेंट है तो वो क्या कर रहा है, जब विंडो ड्रेसिंग की बात कर रहा है तो जो सारे के सारे एक्सपेंसेस या लॉसेज हैं, मान लो बहुत सारे एक्सपेंस लॉसेज, उनको दिखा ही नहीं रहा है। तो एक्सपेंस और लॉसेज अगर कम हो जाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ के नहीं आने लग जाएगा या जबरदस्त। तो ऐसा अगर वो कर रहा है कि खर्चों को कम कम करके दिखा रहा है, इनकमों को बढ़ा बढ़ा के दिखा रहा है, ठीक हो गया, या सारे खर्चों को दिखा ही नहीं रहा है, मतलब फुल डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, तो आप विंडो ड्रेसिंग कर रहे हो, अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देते हैं। ऐसे में अकाउंट्स खराब हो गए, इन्वेस्टर देखेगा तो उसको फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी दिखेगी आपकी फर्म की, तो इन्वेस्ट कर देगा ना। उसे क्या पता कि आपने विंडो ड्रेसिंग करी है। तो यही है विंडो ड्रेसिंग। तो अगर पूछेगा कि विंडो ड्रेसिंग कौन से प्रिंसिपल, कौन से कन्वेंशन को यूज ना करने से होती है, वो है, उसका आंसर होगा फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर। आप अगर सारी चीजें सही से डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जैसे आप सारे खर्चों को, एक्सपेंसेस को या लॉसेस को अगर अच्छे से नहीं करोगे तो प्रॉफिट बढ़ के दिखेगा। तो ये विंडो ड्रेसिंग है, मतलब आपने फुली चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करा। तो ये किसका एक्सेप्शन हुआ, फुल डिस्क्लोजर का ही हमें एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग विंडो ड्रेसिंग की समझ गए। अब हमारे जो शुरू में हमने अकाउंटिंग अजम्पशंस पढ़े थे ना, तो उनमें से 2 अकाउंटिंग अजम्पशन बच गए हैं और बड़े आसान से हैं, तो मैं ऐसे ही आपको समझा देता हूँ और फिर हम आगे को बढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर हम एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। एक है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसका दूसरा नाम बोलेंगे तो इसको सिर्फ कॉस्ट कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये कन्वेंशन नहीं है, हाँ, जो शुरू में पढ़ाई थे उनमें से है। ये बड़ा ही सिंपल सा बोलता है कि एसेट से रिलेटेड है। ये बोलता है अगर आप किसी एसेट को एक्वायर कर रहे हैं तो उसकी जो एक्विजिशन वैल्यू होगी ना, जितने में आपने उसे एक्वायर करना होगा, उसी पर उसे अकाउंट करो। सिंपल हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट है ना, जितने में आपने कोई एसेट खरीदा है, जितनी उसकी कीमत थी उतनी तो उसकी कॉस्ट होगी। जैसे अगर मैंने एक बिल्डिंग आज खरीदी 15 लाख की, तो उसकी कीमत है, मुझे 15 लाख का पड़ा, तो उसी 15 लाख को उसे लिखो। ये कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सिंपल सी चीज, जितनी भी एसेट्स होंगी। अच्छा एक बात और, ये ना एसेट्स को अकाउंट करने का बेसिस है। इसी के बेसिस पे, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम अकाउंट्स को, एसेट्स को अकाउंट करते हैं। समझ आ गया? एसेट्स को इसी पे दिखाते हैं। तो अगर सवाल आ गया कि भैया एसेट्स की वैल्यू दिखाने वाला प्रिंसिपल कौन सा ही है, क्या कहता है कि एसेट्स को कौन से कॉस्ट पे, जिस पे उन्हें खरीदा गया है उस पे रिकॉर्ड करो। उसकी करंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। आ गया? ये कौन सा कॉस्ट कहता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऐसा ही कहता है कि जितने में उसे क्या करा गया, हमारा खरीदा गया है, उतने में ही आप इसे रिकॉर्ड कर दो। बस सिंपल सी बात है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि उस वैल्यू पे एसेट को एक्वायर करो अकाउंट्स में जिस पे उसे हमने
खरीदा है, जितने रुपए में हमने उसे खरीदा है उसी पे अकाउंट करो, बस इतनी सिंपल सी बात ये कहता है। और ये एसेट्स को अकाउंट करने का बेस बना हुआ है, बेसिस बना हुआ है। अच्छा, इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्यों कहा जाता है? कि जितने में हमने एसेट्स को पीछे खरीदा है उतने में लिख रहे हैं ना, तो इतिहास से संबंधित है, हिस्ट्री से संबंधित है किसी एसेट के, इसलिए इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कह दिया। यहाँ देखना जरा, जस्टिफिकेशन की बात करते हैं। जस्टिफाई भी तो ऐसे कर लें कि ऐसा क्यों करते हैं भैया, हम किसी एसेट को सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे ही क्यों दिखाते हैं? पहला कारण होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे दिखाने की वजह से वेरीफाइएबल होगा, इसे आप वेरीफाई कर सकते हो। हमने कहा था ना अकाउंट जब कर रहे हैं, अब मार्केट वैल्यू तो कोई मार्केट में कितनी वैल्यू लगा रहा है, कोई कितनी लगा रहा है, कोई कितनी, वेरीफाई कहाँ से होगा? कोई वाउचर थोड़ी होगा तुम्हारे पास, कोई कैश मेमो थोड़ी होगा, क्योंकि अभी वो बिका ही नहीं है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से हम, कोई बोलेगा कि एसेट इतने का था, हम उसको दिखा देंगे, हाँ भैया देखो इतने इतने रुपये हमने लगाए थे, तो वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट इस पर आपको मिल जाएगा, मार्केट वैल्यू पे नहीं मिलेगा। दूसरा ये है ना, गोइंग कंसर्न भी इसका वो है, गोइंग, याद है गोइंग कंसर्न पढ़ा था कि एक बिजनेस बहुत लंबे समय के लिए चलेगा। अब बहुत लंबे समय के लिए चलेगा तो आप मार्केट वैल्यू पे एसेट को नहीं दिखा सकते। एसेट को मार्केट वैल्यू पे दिखाने का मतलब कि तुम ये मान के चल लो कि एसेट थोड़ी, जो बिजनेस थोड़ी दिनों में है वो बंद हो जाएगा और हम अपने एसेट को बेच देंगे। तो ये गोइंग कंसर्न की वजह से भी हो रहा है कि हमें हिस्टोरिकल पे दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि हम मार्केट वैल्यू पे तो नहीं दिखा सकते। तीसरा इसका वेरीफाई जस्टिफिकेशन अगर देना चाहोगे कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही क्यों दिखाना है, तो तीसरा जो इसका होगा, आप जानते हो कि जो मार्केट वैल्यू है ना वो कीप ऑन चेंजिंग। मार्केट वैल्यू तो दिन प्रतिदिन मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से बदलते रहेगी। अब मार्केट वैल्यू एसेट की बदलने में, तो रोज एसेट की वैल्यू थोड़ी बदलोगे वहाँ। एसेट की वैल्यू तो वैसे भी साल में एक ही बार हमें बदलनी होगी, वो भी कब? जब लास्ट में बैलेंस शीट हम बनाएंगे, या अगर कभी बीच में बेच और खरीद दी तब भी। ठीक है, तो ये कहानी है हमारी, एक ही बार लास्ट में ही दिखाते हैं खासकर। तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यही हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट था। बड़ा ही आसान से शब्दों में क्या कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट? ये कहता है कि हम जो अपने एसेट्स को अकाउंट करने का बेस है, कि जब भी आप कोई एसेट खरीदो तो उसको जितने में आपने एक्वायर करा है, जितने में उसे खरीदा है उतने में ही शो कर दो, बस। आ रहा है ना? उतने में शो करने, उतने में ही शो करना। उसकी मार्केट वैल्यू क्या है उससे हमें लेने की जरूरत। हालांकि ये जब आप पढ़ोगे ना, जो स्क्रीन पे लगा था उसमें ये बोल रहा है कि हालांकि हम ऐसा नहीं करते कि एसेट को सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही दिखाएं, पर ईयर का जो उसका डेप होता है वो माइनस करके दिखाया जाता है। याद है ना? जैसे किसी एसेट को बैलेंस शीट में दिखाओगे तो मशीनरी 2 लाख रुपए आज तक लगा हुआ डेप 50,000 रुपये, आज उसकी वैल्यू होगी कितनी? 1,50,000, ऐसे दिखाया जाता है। लेकिन फिर भी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही दिखाया जाता है, ये हम मान के चलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ आ गया? ये प्रिंसिपल ऐसा नहीं कहता कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही दिखाया जाएगा सिर्फ, ये ऐसा भी कहता है कि हम उसमें डेप भी हमेशा माइनस करते हुए दिखाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। ये भी हो गया। नेक्स्ट और आखिरी, अब हम आखिरी की तरफ को आ जाते हैं, फिर हमारे आसान हो जाएगा लास्ट। इसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज अब करने वाले हैं। ये है रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट लास्ट। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग कन्वेंशन, ये सारा का सारा हमारा आज खत्म हो जाएगा। तो एक बार बात करते हैं इस पे कि क्या क्या और कैसे कैसे है करके। ठीक, रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करेंगे। ये बताता है कि जो आपका रेवेन्यू है ना, वो कब हमने रेवेन्यू को हमने रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना है, या उसे रियलाइज करना है। क्या करना है? मैं आपको समझाना शुरू करता हूं कि इसका मतलब क्या है करके। ये कॉन्सेप्ट सिंपल सी बात करता है। देखो, रेवेन्यू मतलब जो हमने कमाया। रेवेन्यू कैसे अर्न कर सकते हैं हम? रेवेन्यू अर्न करते हैं या तो गुड्स और सर्विस बेचकर। सेल ऑफ गुड्स और सर्विस के अलावा दुनिया में कोई कुछ नहीं बेच सकता। और अगर आप रेवेन्यू मतलब कमाई, ठीक है, ये लिख भी रहा होगा बुक वाला कि रेवेन्यू जो है वो एक बिजनेस ऑपरेशन का जितना भी साल का जो रिजल्ट है, जो आपने कमाया, उसको कैपिटल में हम जोड़ते हैं। ऐसा देखते हैं ना, जब हम बैलेंस शीट बाद में बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, कैपिटल, पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ उसको कैपिटल में जोड़ देते हैं। मतलब ये पैसा किसको दे दे रहे हैं हम लास्ट में? मालिक को दे दे रहे हैं। इसीलिए तो मैंने कहा था वो एक बिजनेस एंटिटी कहता था, सेपरेट एंटिटी के सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और मालिक अलग अलग है, असल में अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे ना साल के अंत में ऐसे करके बैलेंस शीट, उसमें लायबिलिटीज साइड में अगर देखो कैपिटल, मान लो तुमने आज तक उसमें 10 लाख रुपए लगाए थे, साल में प्रॉफिट हुआ कितने लाख का, तो प्रॉफिट इसमें जुड़ जाता है। इसी को रेवेन्यू कह रहा है। रेवेन्यू की एक डेफिनेशन ये भी है कि पूरे साल में जो एक बिजनेस ने ऑपरेशंस करे
उसका जो लास्ट में रिजल्ट निकला, तो रिजल्ट क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस। ये भी रेवेन्यू है। कहीं कहीं इसको भी क्या कहा जाता है? रेवेन्यू कहा जाता है। प्रॉफिट कह लो या रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब कमाई, कितना कमाया लास्ट में हमने। तब ये किताब जब शुरू करेगा, जब सामने लिखा होगा, स्क्रीनशॉट उसे करके अगर लिखोगे तो उसमें कह रहा होगा कि जो बिजनेस के ऑपरेशंस के जो रिजल्ट होता है, जिसे हम लास्ट में कैपिटल में ऐड कर देते हैं, वो रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू की डेफिनेशन एक प्रॉफिट से इसने दी। ठीक, रेवेन्यू मतलब कमाई। और दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूं, रेवेन्यू मतलब जो हम कमा रहे हैं पूरे साल में। जैसे आज मैंने कुछ सामान बेचा तो कमा लिया, तो ये यही बताता है कि वो जो रेवेन्यू है कब माने कि वो कमा लिया गया है, कब उसे रियलाइज कर लिया गया है। मतलब रिकॉग्नाइज करोगे ना, पहले देखो, पहले रिकॉग्नाइज करोगे फिर क्या करोगे? रियलाइज। मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने आज कोई सामान बेचा, या आप कब ये मानोगे कि आज मैंने चीज कमा ली है, कब ये मानोगे कि मैंने आज ये पैसा कमा लिया है? तो रिकॉग्नाइज करना होगा ना, कौन से पॉइंट पे मानो कि भैया मैं पैसा कमा चुका हूं। जब उसे रिकॉग्नाइज कर दोगे तब रियलाइज भी कर दोगे, मतलब कि पैसा इतना आ गया करके लिख भी दोगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं, ये बताता है कि कब हम ये माने कि हम पैसा कमा चुके हैं, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज हुआ। इस पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं और फिर बात करते हैं कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज हुआ, हम यहाँ पर मानेंगे। देखो क्या, देखो एग्जांपल इसमें लिखा भी होगा। 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है, मेरे से किसी ने डिमांड करी कि भैया मुझे 1 लाख का सामान चाहिए, 1 लाख के गुड्स मुझे भेज दो। 1 लाख 1 को आई। 10 अप्रैल 2025 को, ठीक हो गया ना, मैंने इसको वहां सप्लाई करा दिया, मैंने वहां भेज दिया 10 अप्रैल 2025 को। और मुझे जो पैसा आया ना, वो आया 15 अक्टूबर 2025 को, मतलब इतने महीने बाद मुझे कैश रिसीव हुआ। क्या रिसीव हुआ? कब मानोगे कमा लिया? पहले भी तो पढ़ा है, जिस दिन सामान बेच दिया गया इस दिन, तो हम मानेंगे 10 अप्रैल को, मान लेंगे कि हमने कमा लिया। यही तो सिखा रहा है कौन सा बस। कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ, कब माने कि भैया हम पैसा कमा चुके हैं, कब माने कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुका? इस दिन, जिस दिन आपने सेल कर लिया। आ गया, जिस दिन तुमने सेल करा उसी दिन उसे चढ़ा दो। पहले भी तो कहा था, मैचिंग ने भी तो ये कहा था, रुकने की जरूरत नहीं है भैया कि जिस दिन पैसा मिलेगा। एक्रूअल बेसिस पे तो ये कह रहा था ना। तो सिंपल सी बात करेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट इतना सा कहता है कि आप पहचानो कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज हुआ है, कब हमने पैसा कमाया। और पैसा कब कमा देंगे? जब आप क्या कर दोगे? रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज? जब सेल कर दोगे किसका? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आ गया, जब आप गुड्स एंड सर्विस का सेल कर दोगे, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, जब जो ओनरशिप है ना गुड्स एंड सर्विसेज की, वो शिफ्ट हो जाएगी सामने वाले पे, शिफ्ट टू कस्टमर। जैसे मैंने कोई सामान बनाया गुड्स, तो जब मैं उसे बेचूंगा तो उसकी ओनरशिप उसके पास शिफ्ट होगी। तो जैसे ही ओनरशिप उसके पास चलेगी तो हम मान लेंगे कि हमने पैसा कमा लिया भैया। अब वो मालिक तो वो बन गया ना यार, जैसे वो मालिक बन जाएगा तो हमने पैसा कमा लिया। ऐसा भी लिख रहा होगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कि आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है कि कब आपने ये पैसा कमा लिया है। आप कब मानेंगे पैसा कमा लिया? जब आप सामान बेच देंगे, बस कहानी खत्म हो गई। जैसे ही आपने सामान बेच दिया, ये लिखा तो है, या फिर जैसे ही ओनरशिप जो है गुड्स एंड सर्विस की वो सामने वाले को हो गई और वो पैसा देने का लायबल बन गया, तो हमको मान लेना है कि हमने रेवेन्यू कमा लिया है। बहुत ही सिंपल, इससे और हिस्टोरिकल कॉस्ट से उतने बेहतरीन सवाल आते भी नहीं। ये इसी से है कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज, कब मानो कि मैं पैसा कमा चुका हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट है। कब मानो? जब तुमने सामान बेच दिया है। मेरी बात समझ में आ गई? ये कहानी किसकी थी? रेवेन्यू रिकॉग्निशन की कहानी थी। क्या रेवेन्यू रिकॉग्निशन ऐसा कहता है कि जिस दिन पैसा मिल चुका है हमें उस दिन चीजों को रिकॉर्ड करो? ये तो कौन सा बेसिस हो गया? कैश बेसिस। ये कहता है कि जिस दिन कमा लिया उस दिन रिकॉर्ड करो। समझ आ गया ना? या कब कमाया, ये रिकॉग्नाइज, मतलब ये बताता है कि कब हमने कमा लिया। ये पहचानोगे कैसे? रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। रेवेन्यू पहचानो कॉन्सेप्ट है, हिंदी में कहूं तो सिंपल। रेवेन्यू को पहचानना है कि वो कैसा है, किस टाइम का है, वो भी यही बताता है। कोई दिक्कत तो नहीं? तो अगर आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करोगे तो हाँ, ये भी इनकम को लेकर यार, यही बताता है कि जो इनकम होती है ना, इनकम ये कैसे रिकॉग्नाइज होती है। देखो, इनकम भी तो रेवेन्यू हमारी है। तो इनकम हमारी जो रिकॉग्नाइज होती है वो होती है टाइम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? गुड्स एंड सर्विस का तो क्या था हमारा कि गुड्स एंड सर्विस हमने जब बेची तब रिकॉग्नाइज हो गई। लेकिन अगर बात करोगे इनकम की, तो इनकम रिकॉग्नाइज होगी समय के हिसाब से। वही मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिस पीरियड की है वही उसे रिकॉग्नाइज कर दो। जैसे साल चल रहा है 2015 से लेकर 2016, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर कोई चीज मैं इसी साल कमा रहा हूं, इनकम रिकॉग्नाइज
कोई मतलब कोई इनकम में, जैसे रेंट है, रेंट मुझे इसी साल का मिल रहा है तो इसी साल का है, वो रिकग्नाइज हो गया। अच्छा एक बात बताओ, 2015 से 16 चल रहा है, अगर अगले साल का रेंट मुझे कोई इस साल दे रहा है तो क्या वो इस साल का है? नहीं है, नहीं है। टाइम के अकॉर्डिंग होता है ना, इस साल का जो भी इनकम है उसे लिखो, इस साल का नहीं है, अगले साल का है तो उसे मत लिखो। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगले साल का पैसा अगर आज ही मुझे कोई एडवांस में दे गया, इसमें हाईलाइट किया हुआ है देख लेना, अगले साल का पैसा अगर इसी साल मुझे कोई दे गया, जैसे इस कमरे का रेंट मुझे कोई अगले 5 साल का आज दे गया, तो मैं उसमें से सिर्फ कौन सा वाला लिखूंगा? इसी साल का। जैसे मान लो रेंट है ना, 5 साल का दे गया, वो दे गया 1 साल का, इसका रेंट है 1 लाख, तो 5 साल का कितना हो जाएगा? तो रिकॉग्नाइज करना जरा, कितना रेंट इस साल का है? 1 लाख। 1 लाख रुपए इस साल का जो है, वो अगले 4 साल वाला इस बार लिखने की जरूरत, टाइम के हिसाब से रिकॉग्नाइज होगा। अच्छा मान लो मैंने पिछले 3 साल पहले किसी को कुछ सामान बेचा था, वो पैसा आके आज मुझे पे कर रहा है, तो क्या मुझे उस इनकम को इसी साल रिकॉग्नाइज करना चाहिए? वो 3 साल पहले की इनकम है, आज की इनकम, तो ये तो पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं कि इनकम जो होती है वो किसके अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज होती है? टाइम के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज होती है। बस कुछ भी नहीं है, इसके 2-4 एक्सेप्शंस भी लास्ट में पढ़ लेते हैं, क्या पता कहां से सवाल आ जाए। डेप्थ में पढ़ना जरूरी है, एक्सेप्शंस कहां पे ही नहीं चलता। ये क्या कह रहा था, जिस दिन सामान बेच दो उसी दिन रिकॉग्नाइज कर लो ना कि पैसा कमा दिया, तो एक आध एक्सेप्शन भी हैं, इसको जरा ध्यान से सुन लेना। देखो, जब आप कोई चीज सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, कौन से बेसिस पे? अगर आप कोई चीज इंस्टॉलमेंट की बेसिस पे बेच रहे हो तो जैसे आज मैं दुकानदार हूं, मैंने एक रेफ्रिजरेटर बेचा 50,000 का, ठीक है, और मैंने 11,000 की 5 किस्तें उससे ली, थोड़ा ब्याज भी तो लूंगा, तो 55,000 रुपये ले रहा हूं। तो इसके मुताबिक तो जिस दिन मैंने रेफ्रिजरेटर बेचा उसी दिन मान लेना चाहिए था ना, पैसे कमा दिए, लेकिन बोलता ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट मिलती जाएगी, जैसे तुम्हें पहली इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी 55,000 की, तो उस दिन इसे लिख लेना कि आज 55,000 रुपये कमा लिए। फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट जिस दिन तुम्हें रिकॉग्नाइज होगी, मतलब जिस दिन तुम्हें मिलेगी, रिसीव होगी, उस दिन लिख लेना कि भैया 55,000 रुपये आ गए। तो ये चलता है, ये किस पे चलता है? इंस्टॉलमेंट रिसीव पे। कब मानोगे? जिस दिन इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी उसी दिन मानेंगे कि पैसा कमा लिया है। तो उसका एक्सेप्शन है ना, वो कहता था जिस दिन बेचा, ओनरशिप तो पहले दिन ही चलेगी ना, आ गया, लेकिन ये ऐसा वैसा है, आ गया जिस दिन इंस्टॉलमेंट रिसीव हो, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, ये जरूरी है, पूछ सकता है एक्सेप्शन। इतने अच्छे लेवल का पेपर वैसे बनाता नहीं है यूकेटर पर, ऐसे अगर बनाए कभी तो पता चलना चाहिए। हाँ, एक्सेप्शंस क्या है? पहला, अगर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे बेचा है तो जिस दिन आपको इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी उसी दिन मानोगे कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया है, ना कि जिस दिन बेचा। तो एक्सेप्शन है ना, उसका अपवाद है। वो क्या बोलता है? बेचा जिस दिन उसी दिन मान लो कमा लिया। ये बोलता है नहीं भैया, जब इंस्टॉलमेंट मिलेगी तब कमा लिया, ऐसा मान लो। आ गया? अच्छा, ये ध्यान सुना, जब कुछ लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट तुम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन, ये कमाल है यार। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग करके अगर तुमने बीकॉम में पढ़ा तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग का ये टॉपिक था, और वहां इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ करता था। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या हाल चाल था उसकी बात अभी हम कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला कि तुमने एक ब्रिज बनाना है। क्या बनाना है? इस ब्रिज को बनाने में लगेंगे 5 साल, और इसमें जो तुम पैसा कमाओगे वो है 500 करोड़। टोटल प्रोजेक्ट तुम्हारी कितने बात हुई है? तुमने कहा 500 करोड़ रुपए लेंगे 5 साल में इसको बनाने का। अब रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज हो, कब मानूं? कॉन्ट्रैक्ट तो आज ही हो गया, आज काम भी शुरू हो गया, आज कैसे मान सकता हूं कि 500 करोड़ रुपए कमा लिए? समझ आ रहा है ना? आखिरी दिन अगर मैं मानूं 5 साल बाद, 5वें साल के लास्ट में मानूं कि 500 करोड़ कमा लिए, तो ये 5 साल में कुछ नहीं कमाया क्या? 5 साल में काम तो हुआ है ना। सीधी बात है ना। तुम सोचो, अगर मैं आज ही मान लूं 500 करोड़ कमा लिए, तो ये पूरी इसी साल की कमाई नहीं हो जाएगी? गलत नहीं हो जाएगा? ये बोलेगा ये तो 5 सालों में कमाया, तुमने इसी साल कैसे दिखा दिया? सिर्फ आखिरी में दिखाओ तब भी वही बात हो जाएगी कि भैया सिर्फ आखिरी में दिखा रहा हूं, मतलब 5वें साल में 500 करोड़ कमा दिया, फिर 4 साल में कुछ नहीं कमाया क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? 4 साल भी तो काम हुआ है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट खराब नहीं हो जाएगा? वो कहता है हर साल की इनकम उसी के साथ मिलना चाहिए। कब रिकॉग्नाइज करें? ये कॉन्सेप्ट देखो, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कब माने कि पैसा कमा लिया है। अब तो नाम से पता चल गया होगा कब माने कि पैसा। कब मानते हैं? जब गुड्स एंड सर्विस सेल कर देते हैं। इसमें क्या होता है, ध्यान सुनना, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इसमें क्या होता है कि हम प्रोपोर्शनेट देख लेते हैं। जैसे 1 साल, पहला साल हो गया, तुम देख लो कि लगभग प्रोपोर्शनेटली तुमने उस साल कितने का काम किया। 500 करोड़ में से मान लेते हैं मैंने उस साल सिर्फ कितने करोड़ का काम किया, तो मान लो पहले साल का 70 करोड़ लिख देंगे।
मतलब प्रोपोर्शनेटली मतलब 5 साल के काम को देख लेते हैं, मान लेते हैं, देखते हैं कि हमने इस बार लगभग कितने काम किया है और उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देते हैं। समझ आ गया? तो इसमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पे रिकॉग्नाइज होता है। कौन से बेसिस पे? प्रोपोर्शनेट बेसिस पे रिकॉग्नाइज होता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में तुम पढ़ोगे, आ गया, वर्क इन प्रोग्रेस आता था, वर्क अनसर्टिफाइड, सर्टिफाइड, वो सारा का सारा इसी बेस पे आता था। यही कॉन्सेप्ट उसमें था। लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते थे और प्रोपोर्शनेट बेस पे करते। मान लो अगले साल ऐसा लगा, पहले साल स्लो चला, शुरुआत थी 70, अगले साल तुम्हें लगा कि 150 करोड़ का काम कर दिया, तो उस साल कितनी कमाई मान लोगे अपनी? 150 करोड़। टोटल 5 साल में कितना ही होगा ये? 500 करोड़। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब पहचाने? इस पहले वाले में, इसमें कब पहचानोगे? इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, जिस दिन इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी उस दिन नहीं, जिस दिन बेचेंगे। इसमें कब मानोगे? प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कर लेंगे। इसके एक्सेप्शंस हैं। क्या 2 के 2 समझ में आ गए? ठीक है, ये भी समझ में। थर्ड, इन केस ऑफ माइनिंग बिजनेस, इन केस ऑफ माइनिंग बिजनेस, अगर आप बात करोगे माइनिंग बिजनेस की, माइनिंग पता नहीं, जैसे कोयला माइन करके निकालता है सुरंग बना के, ठीक, इसमें तो अलग ही कमाल है। क्या कहता था रेवेन्यू रिकॉग्निशन? जिस दिन गुड्स एंड सर्विस बेच दो, सामने वाले को ओनरशिप हो जाए, उसी दिन मान लो पैसे आने का इंतजार। माइनिंग में ऐसा नहीं होता। मान लो मैं कोयला निकाल रहा हूं, तो जैसे आज मैंने 100,000 टन कोयला प्रोड्यूस कर लिया, कोल प्रोडक्शन हो गया हमारा, निकाल लिया ना, बेचा नहीं है, बेचा भी नहीं है, पैसा तो छोड़ दो, पैसा जब आएगा, जिस दिन प्रोडक्शन हो गया उसी दिन मान लो कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। इसी दिन क्या हो गया? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुका है। समझ आ गया? इसी दिन मान लो कि पैसा हमने कमा लिया। इसमें अलग है माइनिंग में, तभी तो एक्सेप्शन है। क्या है कि जिस दिन प्रोडक्शन हो गया, जिस दिन कोयला निकल गया, उसी दिन मान लो कि कमा लिया। ठीक है, बेचना है, जिस दिन बेचेंगे उस दिन नहीं, जिस दिन पैसा आएगा उस दिन भी नहीं। तो ये इसके एक्सेप्शन थे। इसी के साथ हमारा एक और वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल खत्म हुआ, जिसका नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सारे के सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स खत्म हो चुके हैं। समझ बना के चलना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि भैया आराम आराम से पढ़ो। ठीक, समझते हुए चलो, इतनी भाषणबाजी की कोई जरूरत ही नहीं थी। मैं मानता हूं कि आधे घंटे में सारे के सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स खत्म हो सकते हैं। याद रखना, जब मैं दोबारा इन प्रिंसिपल्स को पढ़ाऊंगा, रिवीजन नहीं कराऊंगा, लेकिन एक बार में पूरा का पूरा डेप्थ में पढ़ा देते हैं। अगली बार हम इसकी और चीजें आपस में खींच लेंगे। अगर हमें मौका मिला दोबारा इन चीजों को पढ़ने का, तो इससे ज्यादा अगर कुछ हो सकता है तो उन चीजों को खींचेंगे। उसमें बड़े आधे घंटे में भी खत्म कर दूंगा। ऐसी क्लासेज हमारी आएंगी, लास्ट में जब हम मैराथन करेंगे या लास्ट में जब हम एक बार रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन, तो उस समय आधे आधे घंटे में आपको पूरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल खत्म होते हुए दिखेंगे। यहाँ भाषणबाजी इर्द गिर्द हो रहा है, यही मेरा पढ़ाने का पहले से अंदाज भी है। पढ़ोगे तो एक भी चीज छूटने की कोई आसान नहीं है और समझ पूरी की पूरी आपको बनेगी। अब हम एमसीक्यूज करते हैं। 1 मिनट के लिए इसको रोक दो। तो एमसीक्यूज अब हम करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा था, एक पार्ट और आएगा इन एमसीक्यूज का, अच्छे एमसीक्यूज में हम और करेंगे। थोड़ा सा आईसीएआई के जो आते हैं सीएए में, वो भी एमसीक्यूज में लाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ बगल में आपको स्क्रीन पे सारे के सारे एमसीक्यूज दिख रहे होंगे। मैं फटाफट से एक बार एक्सप्लेन करा के सारे के सारे करा देता हूँ। तो एमसीक्यू नंबर पहला हमारा क्या आंसर क्या होगा देखते हैं। पहला एमसीक्यू की अगर आप बात करोगे तो ये एमसीक्यू हमसे बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको पता है कि मालिक और बिजनेस दोनों के दोनों अलग अलग हैं। हम अकाउंटिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। मालिक की चीज़ों को हम अकाउंट्स में नहीं दिखाएंगे, मालिक के जो पर्सनल ट्रांजेक्शन को हम अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। और इसके साथ साथ कि जो पैसा मालिक ने लगाया है बिजनेस में, उसे हम लाइबिलिटी मानेंगे कैपिटल को। जो पैसा मालिक ले जा रहा है उसे हम ड्रॉइंग मानेंगे। तो क्या कहता है देखो, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ऑप्शन ए, बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर। ये तो सही है कि भैया बिजनेस अलग ही माना जाएगा अपने मालिक से। बिजनेस इज नॉट ट्रीटेड एज सेपरेट यूनिट, ये तो गलत हो गया। सी, पर्सनल ट्रांजेक्शन ओनर्स आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ये भी बिल्कुल गलत है। हमने कहा था कि जो पर्सनल ट्रांजेक्शन है मालिक के, वो डिस्टिंग्विश किए जाएंगे, अलग किए जाएंगे बिजनेस के ट्रांजेक्शन से। अगला है नन ऑफ द अबव, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि उन्हीं चीजों को अकाउंट करो जो मनी के टर्म्स में मेजर हो सकती है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को मेजर करने की कोई जरूरत नहीं है। विवाद चल रहा है, कोई उसको नहीं कर सकते। मैनेजरों की इफिशिएंसी बहुत अच्छी है, उसको नहीं लिख सकते। दूसरा बोलता था कि नंबर्स में मत लिखो, 10 चेयर, 12 चेयर, 15 चेयर, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, मनी के टर्म्स में लिखो। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, विच आर केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, बिल्कुल सही है। जो एक्सप्रेस हो सकते हैं मनी के टर्म्स में उन्हीं को करो। विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, ये नहीं हो सकता। बोथ तो कैसे ही हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका भी सही जवाब होगा। सवाल नंबर 3 की तरफ को मैं बढ़ने वाला हूं।
एज पर गोइंग कंसर्न के मुताबिक कहता था कि बिजनेस एक, मैंने कहा भी था वहां पे, अगर लॉन्ग टर्म इंडेफिनिट टाइम दोनों आया तो इंडेफिनिट टाइम मार के आओगे वहां। अगर ऑप्शन में अगर इंडेफिनिट नहीं है तो फिर लॉन्ग टर्म मान के, कहीं ऐसा कहता था कि 10 साल 15 साल 20 साल, तो इसमें ऑप्शन दे रहा है कि गोइंग कंसर्न के मुताबिक बिजनेस कितना चलेगा, फॉर अ लिमिटेड पीरियड, गलत है। बी फॉर 10 ईयर्स, ऐसा कब कहा उसने, फॉर 25 ईयर्स, ऐसा भी नहीं कहा, फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर, तो ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, लेकिन एक सवाल आया था कि लॉन्ग पीरियड इंडेफिनिट दोनों कहेगा तो इंडेफिनिट सही होगा। अगला, एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड इज, इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक अकाउंटिंग पीरियड चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वां पॉइंट। एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अभी भी पढ़ा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता था कि जितने में कोई एसेट खरीदा गया है, एक्वायर करा है, उतने में उसे लिखो। एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट मार्केट वैल्यू, बिल्कुल कहता है। एट गोइंग कंसर्न वैल्यू, इसका तो मतलब ही नहीं, एट द वैल्यू एट विच इट वॉज एक्वायर्ड, ये तो सही है ना, जितने में उसे खरीदा गया। सी, एट लिक्विडेटेड वैल्यू, मतलब जितने में उसे बेचा गया, ऐसा भी नहीं है, बेचने वाले भी नहीं लिखते, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला, एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट आप जानते हो कि अगर किसी चीज को कहीं प्लस किया जाएगा उतने से ही कहीं ना कहीं उसे माइनस भी किया जाएगा, जितने से किसी चीज को डेबिट किया जाएगा उतने से किसी चीज को कहीं ना कहीं क्रेडिट भी किया जाए, भले ही एक में किया जाए या भले ही बहुत सारों में किया जाए। पिछले वीडियोस देखने बहुत जरूरी हैं। तो और ड्यूअल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग क्वेश्चन आई थी, तो अकाउंटिंग होती है एसेट्स इज इक्वल टू, क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो इसको आगे पीछे भी कर सकता है। हाँ, इसको क्या बोलेगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज टू कैपिटल, सही है, बिल्कुल सही है। एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज, ये भी बिल्कुल सही है। तो किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, तो इसमें तो सीधा यही वाला दिया रखा है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 सवाल अभी तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो आपकी लगेगी उसमें देखो क्या क्वेश्चन है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मीन्स, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है कि जो अकाउंट्स हैं उनको एक समय के बाद बंद करना होगा, और समय कितने का होगा, 12 महीनों का। तो अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, इनडेफिनिट पीरियड या पीरियड फिक्स्ड बाय मैनेजमेंट। अ पीरियड ऑफ कितना मंथ्स, 12 मंथ्स। तो इसका जो आंसर होगा इसका भी क्या होगा, ए। 8वां सवाल में आ जाता हूं। अकॉर्डिंग टू ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, फिर से आगे, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम, इसे कहा करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9th की अगर मैं बात करता हूं, और याद रखना कि ऑप्शन अगर आपको एक भी दिख रहा है तब भी आप चारों ऑप्शन पढ़ोगे, चारों ऑप्शन से हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। 9th, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको ध्यान से देखना। एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अभी पढ़ा था, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, जब सामान बेच देंगे। रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज, डीम्ड मतलब रेवेन्यू माना जाएगा कि कब रियलाइज हुआ। पहला, व्हेन परचेज ऑर्डर इज रिसीव, परचेज ऑर्डर से क्या मतलब है। दूसरा, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द परचेजर, डिलीवर से भी कोई मतलब नहीं है। व्हेन द टाइटल ऑफ गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द परचेजर, जब टाइटल जो है, ओनरशिप राइट जो है वो दूसरे के पास पहुंच जाएगा, तो वही हमारा आंसर होगा, ये हो गया। अगला सी, 10वें में आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी पता होगा आप लोगों को, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है कि वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट पीछे से होना चाहिए, हर चीज वेरीफाई होनी चाहिए, अनबाइज्ड होके। एक छोटी सी बात जो मैं पीछे नहीं बोल पाया, ऑब्जेक्टिविटी जो कॉन्सेप्ट है ये एक एथिकल कॉन्सेप्ट भी है ना, एथिकल वैल्यूज वाला कॉन्सेप्ट है कि भैया जब अकाउंटिंग करे अकाउंटेंट तो वो एथिकल वैल्यू के साथ करे, सारी चीजें सही शो करे, कुछ गलत ना करे, अनबाइज्ड होके काम करे, बाइज्ड होके नई चीजों को दिखाए। तो एथिकल वाला ज्यादा है कि बाइसनेस के साथ नहीं, बिना किसी भेदभाव करे आपको अकाउंट दिखाने हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एथिकल कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो ये ऑब्जेक्टिविटी ही होगा। क्या बोलता है ऑब्जेक्टिविटी में, देयर शुड बी प्रॉपर वाउचर्स फॉर चेकिंग एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन को चेक करने के लिए प्रॉपर वाउचर होनी चाहिए। ठीक ही लग रहा है, बाकी पढ़ लेते हैं। ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड, ये ऐसा, सॉरी ये गलत ऑप्शंस पढ़ने लग गया मैं। हाँ, देयर शुड बी प्रॉपर वाउचर्स फॉर चेकिंग एवरी ट्रांजेक्शन, ये तो ठीक लग रहा है। देयर शुड बी प्रॉपर वाउचर्स फॉर चेकिंग एवरी कैश ट्रांजेक्शन, ये गलत है। सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन के लिए थोड़ी, सभी प्रकार के कैश क्रेडिट दोनों के लिए होना चाहिए ना। देयर शुड बी प्रॉपर वाउचर्स फॉर चेकिंग एवरी परचेज सेल ट्रांजेक्शन, ये भी सिर्फ एक स्पेसिफिक की बात करें। देयर इज नो नीड ऑफ वाउचर्स फॉर चेकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 10 सवाल तक अभी तक मैं आपको करा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम इसको एक बार मिटा लेते हैं, फिर आगे को देखते हैं कि भैया अब हमने कौन से पढ़ने हैं। ऑब्जेक्टिविटी वाला था ना। नेक्स्ट 11वां,
अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, हम बात कर रहे हैं कन्वेंशन ऑफ सब कुछ दिखाना है। ऑल सीक्रेट ऑफ द बिजनेस मस्ट बी डिस्क्लोज, क्या ये ऐसा कहता है फुल डिस्क्लोजर में सारे सीक्रेट बिजनेस के लोगों को बता दो? नहीं भैया, फुल डिस्क्लोजर मतलब जो आपको सिग्निफिकेंट लगता है कि पहुंचाया जाना चाहिए यूजर्स तक, सीक्रेट थोड़ी बता देंगे। दूसरा, ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑल अकाउंट शुड बी मेंटेन ऑनेस्टली, ऐसा भी नहीं बोलता। ऑल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड क्विकली, ऐसा भी नहीं बोलता, तो इसका आंसर होगा बी 12वां। नेक्स्ट, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी मीन्स, कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि सेम मेथड से अकाउंट बनाओ ताकि वो कंपेयर हो सके और एक इंडस्ट्री के सारे बिजनेस एक ही तरीके से अकाउंट बनाए। ऑल द फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री शुड बी आइडेंटिकल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। दूसरा, ऑल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग आर यूटिलाइज्ड। तीसरा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम 1 ईयर to ईयर, तो इसका आंसर सी ही होगा। ये ऐसा भी अभी नहीं है कि सारे के सारे, सॉरी ये थोड़ा सा मैं गलत बोल गया बीच में, कि इंडस्ट्री में सारे के सारे जो बिजनेस फर्म्स है वो एक ही तरीके से बनाए, ऐसा कंसिस्टेंसी नहीं कहता है। कंसिस्टेंसी सिर्फ ऐसा ही कहता है कि एक बिजनेस फर्म ईयर टू ईयर अपने मेथड को बिल्कुल सेम रखे ताकि वो कंपेयर आसानी से हो सके। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक हो गया। नेक्स्ट 13th में हम लोग पहुंच रहे हैं। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट, कंजर्वेटिज्म भी पढ़ा था, क्या बोलता है? ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, सारे के सारे फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस लिख दो, ऐसा नहीं बोलता था। सिर्फ सारे के सारे फ्यूचर क्या लिखो? सिर्फ लॉस लिखो, फ्यूचर में जो लॉस होने वाले उनको अभी से लिख लो, लेकिन प्रॉफिट को तो पहला बोल रहा है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ऐसा नहीं है। ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड नॉट लॉसेस, ये भी गलत है। सारे फ्यूचर प्रॉफिट को दिखाना है बोल रहा है, लॉसेस को नहीं दिखाना है, उल्टा हो गया। सारे लॉसेस को दिखाना है, प्रॉफिट को, यह आंसर सी। ऑल फ्यूचर लॉसेस बिल्कुल सही, एंड नॉट प्रॉफिट, प्रॉफिट को दिखाने की जरूरत नहीं है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, बताओ क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू होता है? कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, तो ऑप्शन नंबर ए तो है नहीं, कॉस्ट प्राइस लिखा है। बी रियलाइजेबल वैल्यू लिखा है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सी लिखा है कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, तो ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, एक बार फिर से, प्रोविजन इज मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बिल्कुल सही। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट्स, ये हो गया इसका एक। अगला हो गया रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो इसका ऑप्शन होगा ए, प्रोविजन इज मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कि बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं फ्यूचर में उनके लिए आज ही प्रोविजन बनाना होगा। ये बोल रहा है डेप्रिसिएशन को चार्ज, डेप्रिसिएशन को तो गोइंग कंसर्न की वजह से चार्ज करना पड़ता है या फिर मैचिंग की वजह से भी चार्ज करना पड़ता है। आ गया, डेप्रिसिएशन तो एंटिसिपेटेड थोड़ी है, तो ऑब्वियस है ना, वो तो इसी साल का खर्चा है। कंजर्वेटिव बोलता है कि आने वाले सालों के लॉसेस को जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उनको लिखो, तो एक्सपेक्ट तो हम पहले वाले को ही सिर्फ कर रहे हैं ना। रिकॉर्डिंग इज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो भी आउटस्टैंडिंग भी इसी साल का है, ऑब्वियस है, वो तो रिकॉर्ड होगा ही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 20वां, द कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज, एक बिजनेस जो एंटरप्राइज है वो नियर फ्यूचर में हम लिक्विडेट नहीं करने वाले हैं, उसको हम बंद नहीं करने वाले हैं, उसको हम बेचने वाले नहीं है, ऐसा कौन कहता था? बताओ। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट, सॉरी, द कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज, कि उसको नियर फ्यूचर नहीं बेचा जाएगा, ऐसा तो गोइंग कंसर्न नहीं कहता था कि बिजनेस एक बहुत लंबे समय के लिए चलेगा, इन फ्यूचर ये बिकने वाला नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल एक और, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट इवन द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, जो मालिक है बिजनेस का उसे भी हम क्रेडिटर मानते हैं, किसके अकॉर्डिंग? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब तो ऑप्शन पढ़ने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 18वां, इसको देखना एक बार, अब ऐसे ही थोड़ा आंसर देने की हम कोशिश करते हैं। ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बताओ क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस किसके अकॉर्डिंग नहीं रिकॉर्ड होते? क्वालिटेटिव मतलब जिनको नंबर्स में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें मॉनेटरी टर्म्स में नहीं ले, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि मनी के टर्म्स में अब किसी का मैनेजर बहुत बेहतरीन है, ये तो क्वालिटेटिव है ना, मनी के टर्म्स में थोड़ी नापा जाएगा, तो मनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट बात करता हूं 19वें सवाल को लेकर, क्या बोल रहा है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन मैचिंग कॉन्सेप्ट, साफ साफ पढ़ाया था, साफ साफ बताया था कि ये बेस्ड किस पे है? मैचिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है एक्रूअल जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ जा रहा है,
कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विचएवर इज लेस इज यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की अगर बात करोगे क्लोजिंग स्टॉक के बारे में होता है, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। क्लोजिंग स्टॉक के लिए तो होता है कि कॉस्ट प्राइस या रियलाइजेबल वैल्यू जो भी कम है उसको उसे रिकॉर्ड करो। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 21वां सवाल आपको जो बताना है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अ बिजनेस इज कंसिडर्ड टू रन फॉर इनडेफिनिट पीरियड। या आ गया, देखो यहाँ पे लिख दिया, एक बिजनेस इनडेफिनिट पीरियड के लिए चलेगा, गोइंग कंसर्न ही बोलता है ऐसा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ऑप्शंस भी जरूर देख लेना, ऐसा कुछ समझाने लायक नहीं है तो इसमें नहीं समझा रहा हूं। नेक्स्ट, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड। कौन से कन्वेंशन की वजह से विंडो ड्रेसिंग को प्रोहिबिट करा गया, अभी पिछले वीडियो में ही पढ़ा गया है, शायद इसी के शुरुआत में है ना, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर वाला जो है वो कहता है, तो फुल डिस्क्लोजर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट 23rd, तो अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड ईच ईयर। कौन से प्रिंसिपल के मुताबिक सेम अकाउंटिंग मेथड्स को हमें हर साल इस्तेमाल करना चाहिए। कौन सा? कंसिस्टेंसी। प्रूडेंस का कोई मतलब नहीं, फुल डिस्क्लोजर का कोई मतलब नहीं, मटीरियलिटी का कोई मतलब नहीं, तो इसका आंसर होगा कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट, एवरीथिंग अ फर्म ओन्स इट ऑल्सो everything a firm owns it also owes out to somebody that is explained by which concept। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है कि जो भी एक फर्म के पास है, जो भी हम अपने वहां दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये है, वो उसके लिए कोई एक दूसरा अकाउंट भी खोला गया होगा, या हम किसी और को भी ओन करेंगे, उसका अमाउंट हमने उतना किसी और को भी देना है। मतलब हर एक एसेट के लिए लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होगा ही होगा। ये एक ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ध्यान से आप सुनना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला सवाल 25वां, यार फटाफट से निपटाते हैं, बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज क्योंकि अभी आ रही है। द डैश कन्वेंशन स्टेट्स दैट द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन अडॉप्टेड इन 1 ईयर शुड बी अडॉप्टेड ईच ईयर। एक ही मेथड डेप्रिसिएशन का जो है वो हर साल लगभग चलना चाहिए, कंसिस्टेंसी बोलता है, तो इसका ऑप्शन भी होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंटीजेंट लायबिलिटीज आर शोन इन द बैलेंस शीट। कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाई जाती है फुट नोट्स में, कौन से के मुताबिक? ये प्रूडेंसी के अकॉर्डिंग नहीं दिखाई जाती। कंटीजेंट लायबिलिटी की अगर बात करोगे आप, तो ये कल के दिन अगर आ रहा है तो ये आ रहा है फुल डिस्क्लोजर की वजह से कि सभी चीजें हमें दिखानी होंगी, इसीलिए इसे दिखाएंगे ना, तो फुल डिस्क्लोजर इसका आंसर होगा, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ गया हमारा 27 क्योंकि फुल डिस्क्लोजर कहता है सब कुछ दिखाएंगे, तो कंटीजेंट लायबिलिटी तो कल के दिन की बात है, प्रूडेंसी तो कहते हैं कि फ्यूचर में एंटीसिपेटेड लॉसेस को लिखोगे। ठीक, नेक्स्ट, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंटीजेंट लायबिलिटीज आर शोन इन द बैलेंस शीट, तो पढ़ चुके हैं हम। अगले की बात अगर हम करेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट वाला जो हमारा है वो द कॉस्ट ऑफ अ स्मॉल कैलकुलेटर। ये ध्यान सुनना, बढ़िया सवाल। द कॉस्ट ऑफ अ स्मॉल कैलकुलेटर इज अकाउंटेड एज एन एक्सपेंस। जो हमने कैलकुलेटर खरीदा उसके जो कॉस्ट है उसको आपने खर्चा मान लिया, एंड नॉट शोन एज एन एसेट इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एसेट नहीं माना कैलकुलेटर, तो कौन सा? मटीरियलिटी। आपने दिमाग लगाया अपना ना, आपने कहा कि ये भैया एसेट बनने के लायक नहीं है, पहले ही बता दिया था, ये पढ़ा के आ चुका हूँ सारी की सारी चीज़, अगर आप वीडियोस देखेंगे तो। नेक्स्ट, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये क्या कहता है कि एसेट्स के वैल्यूएशन के लिए है, एसेट्स को उस पर दिखाओ जितने में उसे खरीदा गया है। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू। नहीं, ऐसा नहीं, जो दोनों में से कम है उस पर नहीं दिखा दे। एसेट्स आर रिकॉर्डेड बाय एस्टिमेटिंग द मार्केट वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू पेड फॉर एक्वायरिंग इट, जितने में इसे खरीदा है। अगला है एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड, एसेट रिकॉर्ड ही नहीं होते, बोल दे रहा आगे। ऑप्शन नंबर सी। 29 की तरफ को अब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा बहुत ही बेहतरीन सवाल है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बाद। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। जो हम डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड एसेट पे लिखते हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, दो कॉन्सेप्ट इस पे काम करते हैं। फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन, एसेट्स माइनस जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ऐसा कौन बोलता था? एक तो गोइंग कंसर्न बोलता था कि ऐसा दिखाओ। क्यों? क्योंकि गोइंग कंसर्न कहता था कि मार्केट वैल्यू पे तो नहीं दिखा सकते, इसका मतलब हो जाएगा बिजनेस बेचने वाले हो, तो ओरिजिनल कॉस्ट या कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन ऐसे करके। दूसरा बोलता था ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, नहीं बोलता था मैचिंग में कि भैया एक एसेट अगर 1 लाख का 10 साल के लिए है तो पर ईयर 10,000 डेप हो गया, 1 लाख अपॉन 10,000, ये एग्जांपल मैंने आ दिया था। तो अगर पूरा 1 लाख पीएनएल में डाल दूंगा तो बोलेगा इस साल का तो खर्चा है ही नहीं है पूरा 1 लाख, ये तो पूरे 10 साल का खर्चा है।
तो सिर्फ 10,000 रुपये इसी साल का है, तो 10,000 आना चाहिए। तो दो कॉन्सेप्ट की वजह से डेप्रिसिएशन को दिखाया जाता है। याद रखना एक जरूरी क्वेश्चनों में से एक है गोइंग कंसर्न और मैचिंग कॉन्सेप्ट, दोनों ही बोथ। और ऐसे ही सवाल अब यूके ट्रिपल एससी बना रहा है जिसमें आपको दो ऑप्शन सही देखने को मिलेंगे। हम आगे प्रैक्टिस करेंगे इनकी और ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। नेक्स्ट अगला सवाल, द ओनर ऑफ द फर्म रिकॉर्ड्स हिज मेडिकल एक्सपेंसेस इन द फर्म्स इनकम स्टेटमेंट। मालिक ने अपनी दवाई के खर्चे बिजनेस के इनकम स्टेटमेंट में दिखा दिए, ये गलत नहीं हो गया? किसका वायोलेशन है बताओ? सेपरेट एंटिटी का या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का। तो इसका जो ऑप्शन होगा एंटिटी कॉन्सेप्ट वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गया ना, उसमें यही तो बोला था। नेक्स्ट, एमएस फ्यूचर लिमिटेड, एक बिजनेस है एमएस फ्यूचर लिमिटेड, हैज इन्वेस्टेड 10,000 इन शेयर्स ऑफ रेलिकेम इंडस्ट्री। 10,000 शेयर खरीदे। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स इज 10,500। करंट मार्केट वैल्यू कितनी है? अकाउंटेंट ऑफ फ्यूचर लिमिटेड वांट्स टू शो 10,500 एज एन इन्वेस्टमेंट एज अ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन्वेस्ट 10,000 रुपए किए, आज उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 10,500। समझ आ गया? लेकिन जो अकाउंटेंट है वो 10,500 पे ही इसे दिखाना चाह रहा है। विच अकाउंटिंग कन्वेंशन रिस्ट्रिक्ट्स हिम फ्रॉम डूइंग सो। कौन सा इसमें रोकता है? उसका नाम होगा कंजर्वेटिज्म। तो ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया और मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 10,500 रुपए हो गई है। तो इसको कितने पे हम दिखाएंगे अकाउंट्स में? 10 पे दिखाएंगे। 10,500 पे। देखो 10,500 पे जब आप उसको बेचोगे तभी तो 500 रुपए का प्रॉफिट होगा फ्यूचर में। क्या पता तब तक उसकी वैल्यू कम हो जाए। तो जो 500 रुपए है ना, ये अभी मार्केट में वैल्यू, ये एंटीसिपेटेड ही तो है कि 10 की चीज आज 10,500 की, तो 500 रुपए हम कमा सकते हैं। कमा थोड़ी लिए हैं कोई, एंटीसिपेट करो। बिल्कुल है, 10 की वैल्यू 15 भी हो जाएगी तो 5,000 रुपए तुम्हें पता है कि ऊपर जा चुका है, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फुट नोट्स में हालांकि दिखाता, हम अकाउंट में दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट कितने का? सिर्फ 10,000 का ही दिखाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? 10,500 का नहीं दिखाएंगे क्योंकि क्या पता जब तुम बेच रहे हो तो नहीं बिका 10,500 में, 10,100 में बिक गया तब तो एक ही 100 का होगा ना। तो जब वो होगा एक्चुअल प्रॉफिट तब उसे अकाउंट कर लेंगे। तो ये प्रूडेंसी के हिसाब से रोका जा रहा है, कंजर्वेटिज्म के साथ। अगला, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन बताए थे 3, AS1 में ऐसा लिखा गया, इनका नाम है। तो पहला है फुल डिस्क्लोजर, अगला है कंसिस्टेंसी, अगला एक डी ऑप्शन है मटीरियलिटी, और सी जो गलत पढ़ दिया मैंने। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। पहला है गोइंग कंसर्न, ये तो फंडामेंटल है। अगला कहेंगे कंसिस्टेंसी, ये भी फंडामेंटल है। अगला एक्रूअल, ये याद कर लो जिनको नहीं पता कि AS1 के अकॉर्डिंग यही तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। समझ आ रहा है ना? ऑप्शन नंबर डी जो है मटीरियलिटी, ये तो वैसे भी एक कन्वेंशन था ना, तो इसका ऑप्शन होगा डी। ये फंडामेंटल हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है, अकाउंटिंग अजम्पशन नहीं है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अगला 33rd, क्या बोल रहा देखो, ओमिशन ऑफ पैसा एंड शोइंग द राउंड फिगर्स। वो आ गया ना, पैसे हटा दें, राउंड फिगर शो करें। जैसे 232.43 आ रहा है तो 232 ही हम दिखाते हैं। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, कौन सा ऐसा बोलता था? मटीरियलिटी। अपना दिमाग लगा के ऐसा काम करो। तो इसका होगा लास्ट आपका जो आ जाता है, इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। इनकम कौन से बेसिस पे मेजर करी जाती है? याद रखना, ये गलती मत कर देना, ये बहुत जबरदस्त सवाल है, फंसाने वाला। और इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए था मेरे हिसाब से, वो होना चाहिए था एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तब बच्चे इसमें अच्छे से फंसते। इनकम मेजर कैसे करी जाती है? इनकम मेजर करी जाती है मैचिंग कॉन्सेप्ट से, कि जो इस साल की इनकम है उस सभी को जोड़ लो, और जब जोड़ोगे तभी तो मेजरमेंट होगा। मेजरमेंट अलग है, हाँ, रिकॉग्नाइज करना अलग है। देखो ये P&L अकाउंट आया, इस साल की इनकम 10,000, 20,000, 30,000, कितना हजार? 40,000। ये जो आप देख रहे हो ना 40, 30, 20, 10, ये आपने लिखे, ये रिकॉग्नाइज करके लिखे। क्या करके लिखे? पहचाने की इस साल के, तो रिकॉग्नाइज करके नहीं लिखा जाता है। लेकिन मेजर 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 जोड़ने से मेजर हुआ। कितने लाख? तो इस साल की टोटल इनकम कितने लाख रुपए हुई? ये जोड़ के आया, और किस अकाउंट में जुड़ा? और P&L अकाउंट मैचिंग कॉन्सेप्ट है। इस साल की सारी इनकम को जोड़ दोगे तभी तो इस साल की इनकम बचेगी। तो एक एक शब्द अच्छे से याद रखना, मेरी बात, शब्दों को अच्छे से पढ़ना होगा। रिकॉग्नाइज किससे होता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन से। बच्चे रेवेन्यू रिकॉग्निशन लगा देते हैं, लेकिन इनकम की अगर बात करोगे तो इनकम मेजर, इससे मेजर मतलब टोटल इनकम कितनी हुई जोड़ के आएगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना भी आप लोग
समझ गए होगे। ठीक हो गया। तो इसी के साथ हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल सारे के सारे खत्म हुए। अब आपको जो हमारा जब हम पढ़ते हैं रोज हमारी डेली क्लासेस वही रिकॉर्ड होकर ठीक से मिल जाएगी। इसके अच्छे से नोट्स बना लेना, फिर आगे देखते हैं कि कैसे पढ़ना है।